लर्निंग ऑन पे। और आज इस चैनल पे हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत अर्थात इंडियन पॉलिटी में हम लोग संवैधानिक विकास के विषय में पढ़ेंगे। और संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने 1784 का एक्ट पढ़ लिया था, 1784 के एक्ट तक पढ़ लिया था, और आज हम लोग 1786 का एक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1786 के एक्ट पढ़ना शुरू करने से पहले इसका कुछ एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1784 के एक्ट में एक मुख्य बात यह किया गया था कि इसमें गवर्नर जनरल की परिषद को जो गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या जो 4 थी उसको घटा करके परिषद की सदस्य संख्या को 4 से घटा करके 3 कर दिया गया था, घटाकर 3 कर दिया गया था। और इस 3 में से एक पद जो है मुख्य सेनापति को दे दिया गया था, अर्थात मुख्य सेनापति का पद बना दिया गया था। सत्रह सौ छियासी के एक्ट में इसी मुख्य सेनापति का जो ये पद था, मुख्य सेनापति का पद, इसी पद को गवर्नर जनरल में मर्ज कर दिया गया, अर्थात मुख्य सेनापति की सारी शक्ति और जितनी भी पावर थी वो सब गवर्नर जनरल को दे दी गई। तो एक तो परिवर्तन यह किया गया इसमें 1786 वाले एक्ट में, और दूसरा ज्यादा कुछ नहीं है 1786 में, बस एक दो है। तो दूसरा एक और मुख्य परिवर्तन यह था कि दूसरा इसमें यह था कि कुछ विशेष परिस्थितियां अगर ऐसी आ गई तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने अथवा लागू करने का अधिकार दे दिया गया, लागू करने का अधिकार दे दिया गया। पहले जो था 1784 में इन्हीं निर्णयों या फिर जो भी उनके मत होते थे गवर्नर जनरल के, पार्षद के अथवा गवर्नर जनरल के, तो उस मत को संचालन मंडल के सामने रखा जाना आवश्यक था। लेकिन 1786 में इसी चीज को बदल करके अब संचालन मंडल से ऑर्डर लेना या उसके सामने अपने विचार को रखा जाना उतना आवश्यक नहीं रह गया। तो अब क्या कर दिया गया 1786 में, कुछ ऐसी परिस्थितियों में, मान लो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, वैसी परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने अथवा लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो यह हो गया। अब आते हैं 1793 के एक्ट पर। 1793 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं, इसमें क्या किया गया। तो 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बात तो यह शामिल की गई कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, उसको अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। और दूसरा यह इसमें किया गया कि नियंत्रण अधिकरण जो था, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो थे, इनको वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। भारतीय कोष अर्थात भारत में जो फंड जमा किए जाएंगे राजस्व से हो या किसी भी प्रकार से,
तो वह भारतीय कोष से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। और तीसरी बात यह थी कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों की परिषद के सदस्यों की योग्यता के लिए एक एलिजिबिलिटी जो बनाई गई, एलिजिबिलिटी गवर्नर जनरल हो या फिर उसके परिषद के सदस्य हो अर्थात पार्षद हो, गवर्नर जनरल या उसके पार्षद जो थे, इनकी नियुक्ति के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वह यह थी कि कम से कम 12 वर्षों तक उन्हें भारत में रहने का अनुभव हो। वो भारत में कम से कम 12 वर्ष तक रह चुका हो, तभी तो वो भारत की सभ्यता संस्कृति को समझ सकेगा, भारतीय मानसिकता को समझ सकेगा। इस हिसाब से यह एक प्रावधान किया गया, भारत में रहने का अनुभव हो तभी उसको गवर्नर जनरल या फिर पार्षद के रूप में नियुक्ति मिल सकेगी। ठीक है। और उसके बाद एक चौथा प्रावधान यह था, चौथा प्रावधान इसमें यह था कि ब्रिटिश शासन में, मतलब पहले क्या होता था कि जो भी ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी होते थे या फिर शासक होते थे, उनके कुछ व्यक्तिगत निर्णय जो होते थे, शासकों के व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर ही शासन कार्य चलाया जाता था, व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो भी निर्णय अथवा आदेश जारी किए जाते थे उनको लिखित रूप दिया गया, अर्थात रिटन फॉर्म में उनको तैयार किया गया। और पहली बार यहीं से संविधान के लिखित रूप की शुरुआत की गई। ठीक है। और इस रिटन फॉर्म में अगर कुछ गलत लगता है न्यायालय को, तो न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या किए जाने की भी व्यवस्था की गई। न्यायालय ही इसकी व्याख्या कर सकता था। तो न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि इस लिखित जो विधि विधान है अथवा नियम कानून है, उनकी लिखित जो भी है उनको न्यायालय व्याख्या कर सकेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और यहीं से संविधान के रिटन फॉर्म की शुरुआत हुई। तो 1793 के चार्टर एक्ट में हमने 4 मुख्य बातें पढ़ी। पहली तो यह कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा यह कि जो भी कंट्रोल बोर्ड के सदस्य होते थे उनको वेतन भारतीय कोष से देना तय हुआ। और उसके अलावे जो गवर्नर जनरल अथवा पार्षद होते थे उन सबको नियुक्ति के लिए भारत में रहने का कम से कम 12 वर्षों तक का अनुभव हो। और चौथा कि शासन के अथवा राजकार्य चलाने के व्यक्तिगत निर्णयों के स्थान पर अब लिखित संविधान के आधार पर शासन चलाए जाने की व्यवस्था की गई। तो यह 1793 का चार्टर एक्ट इस हिसाब से इतने में ही समाविष्ट होता है। अब आगे चलेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें थी यह भी पढ़ लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम को पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक है कि इसकी शुरुआत किस आधार पर की गई, अर्थात यह जो एक्ट लाया गया वह क्यों लाया गया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के शुरू करने के जो कारण थे, पृष्ठभूमि थी, वे यह थी कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग काफी बढ़ने लगी थी। व्यापारिक एकाधिकार के कारण कंपनी के जो कर्मचारी थे या अधिकारी थे वह काफी मनमानियां करने लगे थे। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग उठ रही थी। दूसरा यह था कि जो अंग्रेजों के साथ या ब्रिटेन से जो भी ईसाई धर्म प्रचारक आते थे वे अपने लिए अधिक धार्मिक सुधारों की मांग कर रहे थे। ईसाई धर्म प्रचारकों की मांगों के मद्देनजर भी यह चार्टर एक्ट लाना जरूरी हो गया था। धर्म प्रचारक की मांग,
ठीक है। और तीसरा जो इसमें मेन कारण था वह यह कि लॉर्ड वेलेस्ली की घेरे की नीति जो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली, इसके तहत भी लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक नीति 1765 में, 1765 ईस्वी के बाद में नहीं, 1765 ईस्वी के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नई नीति अपनाई थी जो कि सहायक संधि की एक नीति थी। इस नीति के अंतर्गत यह उन्होंने तय किया था कि आप मतलब कि देशी रियासतों के साथ एक सेटलमेंट या फिर एक संधि की जाती थी कि आप हमें कुछ राशि दो, अर्थात कुछ एकमुश्त राशि तय की जाती थी और उस वार्षिक राशि के बदले अंग्रेज उनको उस राज्य की सुरक्षा का आश्वासन देते थे और साथ ही अंग्रेजों की तरफ से एक रेजिडेंट को उस राज्य में रखा जाना तय किया जाता था। या इस हिसाब से एक तरह से उस देशी रियासत की स्वतंत्रता जो उनकी होती थी, उस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता था और अंग्रेजी निगरानी के तले उस देशी रियासत को रखा जाता था। मतलब कि स्वतंत्रता उनकी पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती थी और समय आने पर उनका अंग्रेजी राज्य में विलय भी हो जाता था। कुछ मामलों में अंग्रेजों ने इस सहायक संधि के इस प्रावधान से कुछ मामले में बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाया था इसके कारण। हालांकि यह नीति सफल भी रही थी, इससे अंग्रेजों को फायदा भी खूब हुआ था, लेकिन कुछ मामलों में ये असफल भी हुए थे। जैसे कि एक एग्जांपल है 1755 ईस्वी में जब निजाम और मराठा दोनों ही आपस में लड़ पड़े थे, निजाम और मराठा, इन दोनों का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। तो 1795 ईस्वी में निजाम और मराठा के युद्ध के समय में स्थिति यह बन गई थी कि इस निजाम के साथ भी अंग्रेजों ने सहायक संधि कर रखी थी और मराठों के साथ भी सहायक संधि कर रखी थी। अब दोनों ही अंग्रेजों का साथ चाहते थे। अब अंग्रेज साथ दे तो किसका दे? निजाम ने, चूंकि मराठों से पहले निजाम ने संधि की थी अंग्रेजों के साथ, तो निजाम ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की, लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई। ठीक है, इसको एक बार मिटा लेते हैं। तो अंग्रेजों ने तटस्थता की नीति अपनाई, जिससे क्या हुआ कि निजाम इन अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। निजाम जो था बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। तो यही वजह है कि इस लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक नीति जो थी, इसकी वजह से अंग्रेजों को कई बार निंदा का भी सामना करना पड़ा। तो इस वजह से अंग्रेजी साख को, अंग्रेजी प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक नीति को समाप्त करने की भी मांग उठने लगी थी और इसीलिए ब्रिटिश संसद एक चार्टर एक्ट लाने को बाध्य हो गई थी ताकि लॉर्ड वेलेस्ली की भी आक्रामक शक्ति को काबू में किया जा सके। तो एक तो यह कारण था, ठीक है। और चौथा यह था कि इस समय तक कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी, कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चली थी, काफी दयनीय अथवा शोचनीय हो चली थी, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में चल रही थी और ब्रिटिश संसद को, जो अंग्रेज यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी अथवा कर्मचारी थे, वह ब्रिटिश संसद को अपना किसी भी तरह का आर्थिक ब्यौरा नहीं दे रहे थे। तो ब्रिटिश संसद को इस बात का अंदेशा हुआ कि आखिर भाई पैसा जाता कहाँ है। तो इस वजह से भी 1813 का चार्टर अधिनियम लाया जाना आवश्यक हो गया। तो ये चार कारण थे 1813 के चार्टर अधिनियम के। पहला तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना था, ठीक है। दूसरा है ईसाई धर्म प्रचारकों की मांग उठ रही थी कि हमें भारत में ज्यादा सुविधाएं चाहिए, धार्मिक सुविधाएं इसमें ज्यादा हमें चाहिए। और तीसरा, लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक नीति के कारण बहुत सारे निंदा और विरोधों का सामना करना पड़ा था अंग्रेजी सरकार को। इस वजह से भी
चार्टर एक्ट लाना जरूरी हो गया था। और चौथा कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चली थी, इस वजह से भी चार्टर एक्ट लाना आवश्यक जान पड़ता था। तो किस तरह से चार्टर एक्ट लाया गया और इसमें क्या मुख्य प्रावधान किए गए, यह देख लेते हैं अब। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था यह समाप्त कर दिया गया, जो कि 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1793 के एक्ट के तहत जो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, वही जो एकाधिकार था कंपनी का, उस एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें जैसे कि चीन के साथ व्यापार करने की जो बात थी और चाय के साथ, चाय का व्यापार, चाय का निर्यात वगैरह, तो यह सब बना रहा। तो चीन के साथ व्यापार उसका बना रहा, इस पे किसी भी तरह का कोई भी तरह का इस पे कोई रोक टोक नहीं था। चीन के साथ व्यापार उसका बना रहा। और दूसरा यह था कि कंपनी के जो भागीदार लोग थे, अर्थात शेयर होल्डर्स थे, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स को भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कितना? भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिया जाने लगा। यह प्रावधान किया गया कि अब 10.5% लाभांश कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो दूसरी बात तो यह हो गई। और तीसरी बात यह थी कि कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारतीय प्रदेश जो भी कंपनी ने जीते थे, उन पे उनका अधिकार बना रहेगा और भारतीय प्रदेशों से राजस्व वसूलने का भी उनका अधिकार बना रहेगा। केवल व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो भारतीय प्रदेशों पर एकाधिकार और राजस्व वसूलने का अधिकार, यह दोनों बना रहा। यह अधिकार जो है 20 वर्षों तक के लिए और बढ़ा भी दिया गया, बना भी रहा और साथ ही 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। तीसरी बात तो यह हो गई। अब चौथी बात इसमें यह थी कि नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उसकी शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर को बढ़ा दिया गया, पावर इसका बढ़ा दिया गया। और इसके अलावे जो ईसाई मिशनरी जो मांग कर रहे थे कि हमें और भी ज्यादा धार्मिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा दे दी गई। तो ईसाई धर्म प्रचारकों की भी बात मान ली गई और उन्हें आज्ञा दे दी गई कि वे भारत में आकर के अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो वे इस तरह से कर सकते थे। भारत आने की छूट मिल गई। और एक चीज यह हुई इसमें, और छठी बात, कि ये ब्रिटिश व्यापारी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे और दूसरे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों और इंजीनियर्स जो थे ब्रिटेन के, इन सबको भी भारत आने की छूट दे दी गई।
तो यह था, लेकिन इसमें एक शर्त यह जोड़ दिया गया कि आप भारत तो आ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से एक लाइसेंस लेना होगा भारत आने के लिए। ठीक है, तो यह सब इसमें 1813 के चार्टर अधिनियम में मुख्य मुख्य बातें थी। अब आगे बढ़ेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।